नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त पंकज पंवार और एक बार फिर मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के विश्लेषण को लेकर आप सबके सामने हूं। मेरी कोशिश रहती है इस मुद्दे की, चाहे जो भी मुद्दा हो, उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल और तमाम चीज़ें जो मेरे राजनीतिक जो मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से मैं उसका विश्लेषण करूं। और हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में जिस तरीके से, यानी खास तौर पर लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अवैध खनन और ओवरलोडेड ट्रक के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया। बहुत गंभीरता से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास वही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात उठा सकते हैं। ये बात तो सही है कि इस दौरान में कुछ एक्सीडेंट हुए, उसमें लच्छीवाला का एक्सीडेंट भी उसका वो सब जानते हैं कि वो एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें ओवरलोडेड ट्रक की वजह से दो जो युवक थे उनकी जान चली गई थी। और एक और वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली का जो लेके जा रहे थे और कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो ट्रैक्टर वाला है वो रोकने वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ाई देगा। तो ये एक दो ऐसे वीडियो और इंसिडेंट थे जो सीधे तौर पर ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है जिसको इस्टेब्लिश भी कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अवैध खनन की बात करें, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये तमाम बात कही है तो पहले मैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो सुना देता हूं, उन्होंने क्या कहा। माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज इस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, सुना आपने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीधे तौर पर दो बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं उन्होंने अपने इस वीडियो में। एक तो अवैध खनन की बात की है और दूसरा एक्सीडेंट की बात की है। इस पूरे मामले में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना ये मुद्दा सदन में रखा, उसके बाद सीधे तौर पर सरकार का जो खनन विभाग है उसके सचिव जो हैं वो सामने आए, ब्रजेश कुमार संत। उनके द्वारा सीधे तौर पर जो आंकड़े दिए गए, उन्होंने सीधे तौर पर एक तो अवैध खनन के से सीधे तौर पर उन्होंने इनकार किया कि अवैध खनन नहीं हो रहा है। दूसरा, उन्होंने आंकड़े दिए हैं लगभग 2010 से लेकर 2025 तक के, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 2010 में जो खनन से राजस्व मिलता था वो लगभग 90 करोड़ रुपए था
और वो बढ़कर जो है अब 1025 करोड़ रुपए हो गया है। और इसमें अगर त्रिवेंद्र सिंह, खास तौर पर इस पे भी एम्फेसिस किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि जो बात बोली जा रही है अवैध खनन को लेकर वो गलत है। और उन्होंने ये भी बताया कि 2017 से में लगभग जहां 440 करोड़ का राजस्व था और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने छोड़ा तो 506 करोड़ का राजस्व जो था वो खनन से उत्तराखंड को मिलता था, उत्तराखंड सरकार के खजाने में जाता था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार के दौरान लगभग 2021-22 में अगर 22-23 की बात करें तो 472 करोड़ था, 2023-24 की बात करें तो 645 करोड़ था और 2024 और 25 की बात करें तो 1025 करोड़ का उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया गया है कि कार्रवाई की गई है। वहीं अगर अवैध खनन पर कार्रवाई के प्रकरणों की बात कही जाए तो इसमें पिछले 5 साल का डेटा दिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि 2020-21 में लगभग 2752 मामले अवैध खनन से जुड़े हुए जो तमाम मामले थे और अवैध परिवहन, अवैध भंडारण से जुड़े जो मामले थे उन पे कार्रवाई हुई, जिसमें 18 करोड़ रुपए जुर्माना लिया गया। 21-22 में इन मामलों में कमी आई, 1818 जो मामले थे वो सामने आए और 13 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 2022 और 23 में 2250 मामले आए जिससे 17 करोड़ का जुर्माना प्राप्त किया गया। 2023-24 में 2512 मामले सामने आए थे जिसमें 19 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और 2024 और 25 में 2176 मामले सामने आए जिसमें लगभग 74 करोड़ रुपए का राजस्व जो है और जुर्माना जो है वसूला गया। ठीक है, बात दोनों की जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बात कही है उसमें काफ़ी हद तक अगर कहा जाए उसको गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। अवैध खनन होता है और इससे भले ही कोई सी भी सरकार जो है वो डिनाई करे, लेकिन होता है, क्योंकि जगह जगह जो माफिया होते हैं वो चोरी छिपे अवैध खनन करते ही हैं। उन पर नकेल कसने का काम प्रशासन का होता है और पुलिस प्रशासन का होता है। और जिस तरीके से ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए वो ये भी बताने के लिए काफ़ी हैं कि कार्रवाई भी हो रही है और ये आंकड़े ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके के जो माफिया लोग हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है और वो सक्रिय भी हैं। दूसरी इसमें बड़ी बात यह है जो एक्सीडेंट का जो मामला है, एक्सीडेंट का मामला सबसे गंभीर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अवैध खनन केवल जो है वो इसी सरकार में अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हों। त्रिवेंद्र सिंह रावत की खुद की सरकार में ऐसे कई मामले हैं जिसमें अवैध खनन के लगातार मामले सामने आते रहे, क्योंकि हम तो उन सालों में भी कवर करते रहे। उससे पहले हरीश रावत की सरकार के अगर मामले की बात कहे जाए तो उसमें भी ऐसे मामले आते रहे। तो ऐसा कोई भी सरकार नहीं रही जिसमें अवैध खनन के मामले सामने ना आए हों। तो साफ है ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार आते ही रहेंगे। और जितना भी देखिए पुलिस जितना रोकने की कोशिश करती है उतना ही जो उसको गलत काम करने वाले होते हैं वो उसके दूसरे रास्ते निकालते हैं। तो यही तो होता है कि अगर कोई गलत करता है तो उसको रोकने का भी काम किया जाता है। और जैसे आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए हैं और राजस्व जो खनन सचिव हैं ब्रजेश कुमार संत, उन्होंने क्या कहा पहले मैं आपको सुना देता हूं और फिर आगे की चर्चा करते हैं।
यह बात कहना कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये पूर्णतः निराधार, भ्रामक और असत्य है। इसके पीछे सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि खनन से प्राप्त रेवेन्यू में जब से राज्य का गठन हुआ है तब से सर्वाधिक रेवेन्यू इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया है। और ये पहला साल है जब फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया टारगेट पूरा ही नहीं किया गया, बल्कि उससे भी 200-250 करोड़ रुपए ज्यादा खनन राजस्व प्राप्त किया गया। और इसके पीछे कारण 2-3 हैं किस वजह से ये खनन, इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रभावी अंकुश कहीं ना कहीं अवैध खनन पे लगा है। और इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो नियमों का सरलीकरण और दंड का बढ़ाना। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी नई नई यूज कर रहे हैं, तकनीक का प्रयोग, और इसके अतिरिक्त टास्क फोर्स, प्रभावी टास्क फोर्स द्वारा काम किया जाना, चाहे वो तहसील स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, टास्क फोर्स प्रभावी ढंग से काम कर रही। इन सब चीजों का एक सम्मिश्रण है कि जिसकी वजह से अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगा है। और इसका प्रूफ सबसे बड़ा यह है कि रेवेन्यू, खनन से राजस्व बहुत तीव्रता से बढ़ा है। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 से 2.5 गुना ज्यादा है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि अब तक का राज्य गठन से पश्चात का सर्वाधिक खनन। इसके अलावा जहां तक ट्रकों के रात में चलने की बात है, खनन के ट्रकों के जो होता है, स्टोन कसर स्क्रीन प्लांट जो होता है, वहां से जो तैयार माल होता है वो वैध प्रपत्र के साथ रात्रि में ज्यादातर प्राय निकलता है। इसके पीछे कारण ये है कि दिन के समय एक तो बड़े भारी वाहनों की अनुमति नहीं होती, और नंबर 2 यह है कि यातायात कहीं ना कहीं बाधित होगा अगर भारी वाहन आएगा। ये हमारा जो प्रदेश है देवभूमि है, यहाँ तीर्थयात्री भी आते हैं, सामान्य पर्यटन के लिए भी लोग आते हैं। यातायात बाधित ना हो, दुर्घटनाएं न्यूनतम हो, इस वजह से वैध प्रपत्रों के साथ ट्रक को रात में निकलते हैं। तो इसलिए इन सब तथ्यों के समग्र रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि यह आरोप पूर्णतः निराधार, भ्रामक है और असत्य है। तो सुना आपने, ब्रजेश कुमार संत जो खनन सचिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो बयान हैं उनको डिनाई किया है, और दूसरा उन्होंने राजस्व बढ़ने और तमाम चीज़ें बातें कही हैं। देखिए, ये तो अलग एक विषय है कि खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। वो जनता भी जानती है, सब जानते हैं, राजनीतिक दल भी सब जानते हैं। लेकिन मुद्दे उठाए क्यों गए, क्यों जा रहे हैं ये मुद्दे? क्योंकि राजनीतिक रूप से इन तमाम चीज़ों को उठाया भी जाता है और सब अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ भी करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति ऐसी है कि सत्ता में बैठे हुए जो पार्टी है उसको विपक्ष से उतना उसको परेशानी नहीं होती जितनी जो है अंदर उनके जो अपने लोग हैं उनके द्वारा उनके लिए परेशानी खड़ी की जाती है। नित्यानंद स्वामी से कि इसके समय की अगर हम बात करें तो उस समय किस तरीके से उनको बाहरी बाहरी कहकर उन पर आरोप लगाए गए और फिर उनको पद से हटाया गया। फिर कोश्यारी मुख्यमंत्री बने तो 2002 में सरकार नहीं आ पाई। एनडी तिवारी की जब 5 साल की सरकार चली तो आप जानते हैं कि हरीश रावत और उनके जो तमाम करीबी लोग थे उन्होंने किस तरीके से तमाम मुद्दों पर एनडी तिवारी को घेरने की कोशिश की, क्योंकि हरीश रावत, सब जानते हैं कि हरीश रावत लगभग मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन एनडी तिवारी आ गए। बड़ा कद, उनको कौन, सोनिया गांधी ने जब उनको इस पद के लिए चुना तो फिर किसी के कहने की हैसियत ही नहीं हो जाती। लेकिन 5 साल तक हरीश रावत ने कहीं ना कहीं और उनके साथियों ने परेशानी खड़ी करके रखी। बात जब 2007 में भाजपा के हाथ में आई तो उसके बाद जब खंडूरी जब जरूरी और ये तमाम जो नारे लगते रहे, लेकिन आपने 2009 में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई तो तमाम लोग भाजपा के आलाकमान के पास पहुंच गए और खंडूरी के अनुशासन, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए, विधायकों की काम नहीं हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कही और एक सख्त और ईमानदार व्यक्ति को उस समय इस्तीफा देना पड़ा। उस समय फिर मुख्यमंत्री बने रमेश पोखरियाल निशंक, और रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर
जिस तरीके से तमाम लोगों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप कोई बाहर से ही नहीं लगे, सबसे पहले तो उनके अंदर के पार्टी के लोग थे जिनके द्वारा ये आरोप जो हैं उस पर चस्पा किए गए और तमाम मीडिया के जो संस्थान हैं वहाँ तक पहुँचाए गए। कोई दबी छुपी बात नहीं है, ये सब जानते हैं। मेरे पास भी कई लोगों ने इस तरीके के कागज़ पुलिंदे बना बना के भेजे थे। तो साफ है, हर चीज़ का अपना एक टारगेट होता है, अपनी एक राजनीति होती है। कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जब खंडूरी खड़े हो गए उस समय रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ, एक अगर कहा जाए तो एक जन मोर्चा और ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है और अब ईमानदार सरकार आएगी, तो खंडूरी है जरूरी का नारा भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो लगा। और उसके बाद जो है 2012 में बीजेपी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस की सरकार बन गई। विजय बहुगुणा आए, अगर कहा जाए तो हरीश रावत बिल्कुल तैयार थे कि बस सेहरा उन्हीं के सर बनना है, लेकिन जिस तरीके से विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद उनके लिए भी हरीश रावत और उनके साथियों ने जिस तरीके से दिल्ली में, जब आपने देखा होगा कि विजय बहुगुणा को शपथ और ये तमाम चीज़ें होनी थी तो किस तरीके से हंगामा दिल्ली में हुआ, और उसके बाद तो विधानसभा में जब विधायकों की शपथ से पहले तमाम चीज़ें हुई, फिर विधानसभा स्पीकर को बनाने के लिए कितने दबाव बनाए गए, राज्यसभा की कुर्सी को लेकर कितने दबाव रहे। तो ये कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे थे, विपक्ष के लोग नहीं कर रहे थे, बीजेपी ने नहीं किया था। ये तमाम चीज़ें जो है वो अंदर के लोग के द्वारा किया गया था। 2014 में जब हरीश रावत आए तो 2016 में क्या हुआ वो आप भी जानते हैं। 2016 में एक बड़ी टूट हुई, बगावत हुई। वो किसने की? अंदर के लोगों ने। कहीं ना कहीं वही बगावत जो है वो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनी, और ये एक तरीके से एक बड़ा कहा जाए तो एक बड़ा नाराजगी का सबब बना कांग्रेस के अंदर। और फिर 2017 के हाल आप जानते ही हैं। उससे पहले प्रदेश में कुछ समय के लिए जो है वो लगाने की कोशिश थी कि भाई राज्यपाल शासन, और फिर हरीश रावत ने कुछ महीने ऐसे ही बिताए, लेकिन जीते नहीं। फिर स्थिति 2017 में आपने देखा, कड़क प्रशासक के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत आए और उन्होंने कई मुद्दे रखे। एक व्यक्ति के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत ईमानदार व्यक्ति हैं, और उनके द्वारा ज़्यादातर जो फैसले लिए गए उन पर कई बार सवाल भी खड़े हुए। उसमें चाहे देवस्थानम बोर्ड हो, उसमें कई बार उनको लेकर एक तरीके से प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में बहुत नाराज़गी पनपी। उसके बाद जो उनके जाने का सबसे बड़ा कारण बना वो बना गैरसैंण को जिस तरीके से उन्होंने नया मंडल घोषित करने की घोषणा की, और उसका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? सबसे ज़्यादा विरोध किया उनकी पार्टी के लोगों ने। उनकी पार्टी के लोगों ने ही तमाम दिल्ली में जाकर इस बात को कहा कि इससे एक बड़ी नाराज़गी होगी, कुमाऊं में एक बड़ा नाराज़गी होगी, क्योंकि अल्मोड़ा तक को उस मंडल में शामिल किया जा रहा था और ये तमाम चीज़ें। तो ये नाराज़गी कौन वो व्यक्त कर रहा था? वो थे बीजेपी के अंदर के लोग। और उस पूरे मामले में अगर, क्योंकि मैं इन तमाम राजनीतिक हलचलों को देखता रहा हूँ, तो अनिल बलूनी की नाराज़गी भी त्रिवेंद्र पर भारी पड़ी थी। अनिल बलूनी त्रिवेंद्र से बहुत खफा थे, और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत उस नाराज़गी को जो है बहुत हल्के में ले रहे थे। अंततोगत्वा जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मात्र जब उनके 4 साल पूरे होने थे उससे 10 दिन पहले जब हटाया गया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत बने। तीरथ सिंह रावत के तो अपने बयान ही उनको हटवाने के लिए काफ़ी थे, तो वो हटाए गए। और अब पुष्कर सिंह धामी आए। पुष्कर सिंह धामी जब 2021 में वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से वो भले ही चुनाव हारे हों, लेकिन
बीजेपी के लिए और ख़ास तौर पे बीजेपी आलाकमान के लिए वो आंखों के तारे वाली स्थिति में थे, अभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने ना केवल यूसीसी जैसा वो मुद्दा वो किया, इसके अलावा नकल कानून और ऐसे ऐसे मुद्दे उन्होंने उसको सिद्ध करने की कोशिश की, उसको पल्लवित और पुष्पित करने की कोशिश की, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान के लिए बहुत मुफीद साबित हुए। इसीलिए बीजेपी के जो आला कमान के द्वारा पुष्कर सिंह धामी को तमाम जगहों पर, चाहे दिल्ली हो और देश के विभिन्न कोने पर जो है प्रचार के लिए भेजा। अब इस पूरे मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत की क्या भूमिका है? त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच में जो संबंध है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे नहीं हैं। होली में बधाई देने पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर जरूर गए थे, लेकिन दोनों के बीच की इक्वेशन जो है वो बिल्कुल भी अगर कहा जाए बहुत सामान्य नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी के दोनों ही शागिर्द कहे जाते हैं और ऐसा भी नहीं है किसी और दूसरे गुट के थे इसलिए नाराज़गी हो। दोनों की नाराज़गी जो है वो जग जाहिर है। तमाम मुद्दों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, देखिए अवैध खनन हो रहा है तो सरकार के द्वारा उसमें निर्देश दिए जाते हैं, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और परिवहन विभाग किस तरीके से, अगर जो ये सड़क दुर्घटनाएं हो रही है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो जिम्मेदार होते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उस पर नकेल कसी जाती रही है। लेकिन इस तरीके से लोकसभा में इस तरीके के मुद्दों को उठाया जाना, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश जरूर पुष्कर सिंह धामी को थी और कहीं ना कहीं वो कितना कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि आए दिन ये खनन से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत उठा ही रहे हैं। तो उससे साफ होता है नाराज़गी जो है वो है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारों के खिलाफ कोई बाहर का आदमी नहीं, अपने जो अंदर के लोग होते हैं उन्हीं की नाराज़गी जो है वो परेशानी का सबब बनती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में पुष्कर सिंह धामी वो किस तरीके से अपना स्टैंड लेते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो इस पूरे मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बस वो इंतज़ार करते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई मुद्दा उठाएं सरकार के खिलाफ तो हम जो है फिर उस पर बयान दें। तो उन्होंने अब जो है खनन पर अपना बयान दिया है, तो आप सुनिए ज़रा उनके द्वारा क्या कहा गया। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई आप क्या इंतज़ार करते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बोलें तो हम बयान दें, तो सुनिए करण महारा ने क्या कहा। आंदोलन किस किस चीज़ पे करे? मैं तो कई बार कह रहा हूँ ना, रोज़ नई नित्य चीज़ है, उस पे करूँ, आबकारी पे करूँ कि मैं कुपोषित बच्चों वाले में आंदोलन करूँ कि मैं हॉर्टिकल्चर में आंदोलन करूँ, किस किस पर लड़े। हम जो चीज़ जितनी संभव उतना कर रहे हैं, हमारे जिले अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष तक को कार्यक्रम जाते हैं वो सब हम कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं इसको। हमको किसी के इशारे की या किसी के कहने की आवश्यकता नहीं। आप भूल गए शायद रामनगर में जो रात्रि को 50-100 ट्रक जो रेते के जा रहे थे, उस मामले के वीडियो जारी करके मैंने ही प्रेस की थी। मैं लगातार पिछले 1-1.5 साल से इन चीज़ों को उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि त्रिवेंद्र भाई ने कोई बात कही तभी हम इस बात को उठा रहे। कांग्रेस लगातार खनन के मामलों को उठाती रही है और अब क्योंकि कई चीज़ें संज्ञान में आई हैं, कैसे अधिकारी बैठाए गए हैं, किन लोगों को बैठाया गया, किन को प्रमोशन दिए गए, उन प्रमोशन के एवज में उनके पूर्व मालिकों को या फिर बागेश्वर में क्या क्या हुआ, उन सारी चीज़ों की कलई हम बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। हम अपने कागजों की तैयारी करें और आपको दिखाई देगा हम क्या कर रहे हैं। आपके तो सुन रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हमने तो खनन को लेकर तमाम चीज़ें की। अरे खनन को लेकर बयान देने से ही नहीं, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, जहाँ पर अगर कहीं अवैध खनन आपको दिखाई दे रहा है तो उसका विरोध भी तो आप ही करेंगे। आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रमुख विपक्षी दल जो है वो सरकारों में, उत्तराखंड की जो जितनी भी राजनीतिक सरकारें हैं उनके लिए उनके खुद के ही लोग होते हैं प्रमुख विपक्षी दल। उनके लिए कांग्रेस या बीजेपी
जो है वो विपक्षी दल नहीं होते हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस क्या मुद्दा रहा होगा और इस पूरे उसमें किसका कितना फ़ायदा होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप ये देखिए, इस पूरे 2021 में जब त्रिवेंद्र सिंह 2021-20 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब हटाया गया, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये सब जानते हैं, सब जग जाहिर है। और आज की डेट में दोनों के संबंध प्रगाढ़ मित्रों वाले हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 23 तारीख को जब प्रदेश की धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे थे और दिल्ली में जब उन्होंने अपनी एक उत्तराखंडी भोज पार्टी रखी थी, उसमें भी अनिल बलूनी मौजूद थे। तो साफ है, तमाम जो लोग हैं वो अपनी, ये राजनीति है, राजनीति में कहा जाता है कोई भी पक्का दोस्त नहीं होता और कोई भी पक्का दुश्मन नहीं होता है। यहाँ पे सब अपनी सहूलियतों के हिसाब से फैसले लेते हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो मुद्दा है और ये जो राजनीतिक नाराज़गियाँ हैं वो क्या कुछ रंग दिखाती हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ज़रूर अपने कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।